हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू अनअकैडमी। आज मैं पुनीत डोगरा आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आप अपने करियर अपॉर्चुनिटी में क्या सेलेक्ट करना है, वो कैसे देखें और जज करें कि क्या क्या आप कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अभी स्कूल लाइफ में, अपनी 10th में, 12th में, 9th में, ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक्चुअली में अगर पायलट बनना है, इंस्पेक्टर बनना है, बैंकिंग जॉब करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, तो एक्चुअल में आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। इट इज अ टाइप ऑफ करियर काउंसलिंग तो नहीं कह सकते, बट उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में, क्या क्या चीजें। अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है तो बच्चे सोचते हैं कि शायद हमें साइंस लेनी पड़ेगी, या फिर हम साइंस वाले होने जरूरी है, या फिर कॉमर्स वाले या ह्यूमैनिटीज वाले। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। अगर आप अपने अगले 10 मिनट मेरे साथ यहाँ पर शेयर करते हो तो मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं कि आप लोग उसके बाद पूरी की पूरी वीडियो देखे बिना जा नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं यही डिस्कस करूंगा कि आप अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाएं, किस किस फील्ड में जाएं। मैं किसी भी चीज को, जैसे डिफेंस को या आईएएस आईपीएस को या बैंकिंग को या फिर एमएनसी जॉब्स को, किसी भी जॉब को मैं आप लोगों के और डोमिनेट करके नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि अगर आपको उस फील्ड में जाना है तो एक्चुअल ट्रैक क्या होना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है, जब मैं अपनी 10th या 12th में था तो मुझे ज्वाइन करना था डिफेंस, बट मेरे को पता नहीं था कि एक्चुअली में डायरेक्शन क्या है, सही डायरेक्शन क्या है। और वो पता ना होने की वजह से, मतलब मैं डायरेक्शन पता नहीं थी तो चलता गया, पढ़ता गया एंड आई एम टीचर एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं पुनीत डोगरा आप लोगों के लिए यहाँ पर काफी सारी क्लासेस ला रहा है। अगर आप लोगों को हमारे साथ फ्री क्लासेस में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उस पर ऐड हो सकते हैं। उस पर आप लोगों को फ्री क्लासेस जो हमारी होंगी, जितनी भी अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस या पेड क्लासेस होती है, उनके लिंक आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप लोग प्लस पर आना चाहते हो, प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हो, तो आप लोग कोड यूज कीजिए PD14। इससे आपको 10% ऑफ मिलेगा और साथ ही साथ आप कोई भी लेक्चर जो इस टाइम पे करंट रनिंग पे होंगे किसी भी टीचर के, वो आप पुराने देख भी सकते हो। तो दो फायदे आपके यहाँ पे हैं। तो चलिए अब आप लोगों की हम बात करते हैं करियर के बारे में कि व्हाट टू ऑप्ट आफ्टर 12th। हमें आफ्टर 10th के बाद क्या ऑप्ट करना चाहिए। देखिए, 10th के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों की क्लासेस में क्या होता है कि अभी से आप लोग सोचने लग गए होंगे, यार मेरे को साइंस लेनी है, मेरे को कॉमर्स लेनी है, मेरे को विदाउट मैथ्स लेनी है, मैं मैथ्स नहीं पढ़ सकता, मैं मैथ्स नहीं पढ़ सकती, एंड बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम लोगों के यहाँ पे भेड़ चाल बहुत चलती है ना। हम लोगों के यहाँ पे भेड़ चाल बहुत चलती है, ऐसा आप लोग जानते भी होंगे कि मौसा के लड़के ने ली थी साइंस, तो मुझे भी लेनी है साइंस। मौसे का लड़का सीए है तो मेरे को सीए बनना है, मामा का लड़का, फूफा का लड़का, ये सब बहुत चलता है। ठीक है, तो फिलहाल हम उसको छोड़ के बात करेंगे। मैं कहूंगा कि आप इसमें मौसा मौसी, फूफा फूफी, मामा मामी किसी को न लाएं। भैया भाभी, दीदी जिया जी सबको छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप अपने करियर के बारे में देखिए कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी सबसे पहले तो स्ट्रीम को सेलेक्ट करें। और स्ट्रीम अगर आप लोगों ने सेलेक्ट कर ली है, अगर आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एक्चुअली में उसमें बाइफरकेट कैसे कर सकते हो, क्या क्या आपके पास ऑप्शन है उधर जाने के लिए। ठीक है, देखिए 10th के बाद हमारे पास जैसे कि जनरली 3 कैटेगरी आपको दिखती है। एक तो साइंस दिखती है, इसके अंदर मेड नॉर्मल दोनों होती है। दूसरे नंबर पे आपको कॉमर्स दिखती है और तीसरे नंबर पे आपको ह्यूमैनिटीज दिखती है, यानी आर्ट्स। ये 3 चीजें आपके पास यहाँ पे आपको मिलती है जनरली। साइंस में मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों होते हैं, जिसमें हम डॉक्टर एंड ऑल इस तरीके से बन सकते हैं। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर 10th के बाद आप लोगों ने साइंस ली हुई है और साइंस में अगर आप लोगों के पास नॉन मेड है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या ऑप्शंस है, आप कैसे कैसे काम कर सकते हो। देखिए, नॉन मेडिकल में जैसे कि मैंने आपको बताया, ये तो मैंने फोर्सेस के बारे में बताया था, जो अभी बताऊंगा इसके बारे में, आर्मी नेवी एयरफोर्स सबके बारे में बताऊंगा। जब आप साइंस में जाते हो, साइंस में आपके पास 2 फील्ड होती है, एक मेडिकल और दूसरा नॉन मेडिकल। देखिए, मेडिकल फील्ड से ही आपको सीधा सीधा पता लग जाता है कि आप किस काम को करने के लिए जा रहे हो, है ना। आप बेसिकली डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हैं, आप एक डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हैं मेडिकल में। बेसिकली हम इसके बारे में बात करें तो डॉक्टर बनने के लिए आप लोगों को जनरली 12th के बाद एक नीट का एग्जाम देना होता है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। डॉक्टर बनने के बारे में जनरली सब बच्चों को पता रहता है। ठीक है, तो इस पर मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। लेकिन जब आप नॉन मेडिकल लेते हो, तो आपके पास देखिए, जो बच्चा मेडिकल लेगा उसके पास सारे के सारे नॉन मेडिकल वाले ऑप्शंस खुले हुए हैं, एक दो को छोड़ के। आप लोगों के स्कूल में टीचर बहुत बोलता होगा कि अगर तुम मेडिकल लेते हो, मतलब अगर तुम मेडिकल लेते हो तो तुम नॉन मेडिकल के सारे फील्ड में एंट्री कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज रियलिटी। एयरफोर्स में आप नहीं जा सकते, आप
एयरफोर्स का एक एग्जाम होता है एक्स ग्रुप का, आप वो नहीं देख सकते अगर आपके पास मैथ्स नहीं है। तो जो बच्चा, ये देखो एयरफोर्स मैंने क्यों एग्जांपल दिया, क्योंकि एयरफोर्स हर बच्चे का जिंदगी में कभी ना कभी सपना रहा होता है कि पायलट बनने का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वहीं से शुरुआत करता हूं, डिफेंस से। देखिए एक चीज ध्यान रखना, आप लोग जिंदगी में कुछ भी बन सकते हो, आप लोग डॉक्टर बन सकते हो, आप लोग इंजीनियर बन सकते हो, लेकिन अगर आप एक डिफेंस में, एक एनडीए में जाते हो, तो आपको एक जो औहदा और रिस्पेक्ट मिलती है वो आप कभी भी बिना किसी डिफेंस की कैटेगरी में जाए बिना नहीं बन सकते, पहले बता दूं। ये आपको भी पता है, आप लोग भी जितनी रिस्पेक्ट करते होंगे मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारा देश जो है हिंदुस्तान, वो सभी बच्चे और सभी लोग जो है वो आर्म फोर्सेस की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए आर्मी, सबसे पहले आर्मी में जाने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। इसके लिए आपको, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपके पास नॉन मेडिकल हो। अगर आपके पास नॉन मेड है, अगर आपके पास मेडिकल है, अगर आपके पास आर्ट्स से कुछ भी है, आप आर्मी में जा सकते हो। लेकिन इसमें भी हमारे पास 2-3 कैटेगरीज होती है जाने के लिए। सबसे पहली कैटेगरी जो है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो आप 10+2 के बिहाफ पे देते हो। मतलब जब आप 12th परसुइंग के जनवरी में होते हो, जैसे अभी अगर आप मान लीजिए हमारे जनरली जो एग्जाम होते हैं बोर्ड के मार्च में होते हैं, तो मार्च के एग्जाम के बाद अप्रैल का एक एग्जाम आता है। मतलब मार्च में आपने 12th के बोर्ड के एग्जाम दिए, उसके बाद अप्रैल में एक एग्जाम होता है एनडीए का, वो एग्जाम दे दो और उस एग्जाम को देने के बाद आप एनडीए में जा सकते हो। बहुत बच्चों की गलतफहमी ये होती है कि जब हम एनडीए में ज्वाइन करते हैं तो हमारे को सैलरी मिलती है इन द ट्रेनिंग। नो, आप एनडीए इज लाइक आईआईटी, वो बिल्कुल आईआईटी की तरह ही है। जैसे आप आईआईटी में जाते हो तो आईआईटी में आप पढ़ाई करते हो एंड यू पे फॉर इट, आप पे करते हो, बट काफी स्पॉन्सर्स, मतलब जो होता है डिफेंस को, मतलब काफी ज्यादा पैसा, मतलब पैसा बहुत कम देना होता है आपको बेसिकली एनडीए में, ठीक है। मतलब पैसा आपको देना होता है एंड आप पढ़ाई कर रहे हो वहां पे बैठ के, ठीक है। ये 4 साल का एक ट्रेनिंग होता है, लेकिन इसके अंदर आप क्या बनते हो, आर्मी, या तो आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट, या फिर एयरफोर्स में जाते हो, या फिर नेवी में जाते हो। ये 3 चीजें आपके पास होती हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। आर्मी में जाने के लिए अगर आपका टारगेट आर्मी है, आर्मी में जाना चाहते हो, तो आप लोगों को मैं धीरे धीरे सारी फील्ड क्लियर करूंगा। पहले डिफेंस, फिर सिविल सर्विसेज, फिर बैंकिंग, फिर इंजीनियरिंग, सब कुछ A to Z। तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आपको 10th के बाद आर्मी ज्वाइन करने, किसी बच्चे का एम ही आर्मी है और उसको लगता है कि क्या बोलते हैं, मेरे को फिजिक्स बहुत हार्ड लगती है, मेरे को केमिस्ट्री बहुत हार्ड लगती है, तो वो बिना साइंस के भी जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आर्मी में अगर आपको जाना है तो आप साइंस लो, मेड नॉन मेड डजंट मैटर, ठीक है। उसके बाद आप कॉमर्स लो, चाहे कुछ भी लो, कोई भी फील्ड है आपकी 12th में आप सिर्फ पास आउट होने जरूरी है। लेकिन पास आउट होने के बाद आपको एक एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, एनडीए, जिस एग्जाम का नाम होता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। ये एग्जाम जब आप क्रैक कर लेते हो तो उसके मार्क्स के बिहाफ पर आपको एसएसबी पे बुलाया जाता है। एसएसबी इज इंटरव्यू ऑफ 5 डे, ये 5 दिन का इंटरव्यू होता है। इस इंटरव्यू के बाद आप जज करते हैं, मतलब आपको जज किया जाता है कि आप किस चीज के लिए एलिजिबल हो, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी। अगर आप लोग के पास साइंस नहीं है, मतलब यहाँ पे क्लियरली लिखा होता है इंस्ट्रक्शन की फिजिक्स एंड मैथ्स होना कंपलसरी है। अगर फिजिक्स और मैथ्स नहीं है तो आप क्या बोलते हैं, मतलब फिजिक्स और मैथ्स नहीं है तो आप एयरफोर्स और नेवी में नहीं जा पाओगे, मैं पहले बता दूं, ठीक है। ये चीज अपने दिमाग में डाल लो। तो अगर कोई बच्चा एयरफोर्स में जाना चाहता है तो उसको क्या कहते हैं, 10th के बाद साइंस लेनी है, बट कौन सी वाली, जिसमें मैथ्स हो। कुछ बच्चों के पास मेडिकल के साथ मैथ्स होता है, तो आप वो भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब मैथ्स होना कंपलसरी है, उसके अलावा जो मर्जी सब्जेक्ट हो मैटर नहीं करता, ओके। लेकिन बच्चों, जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर, देखिए ये जैसे मैंने आर्मी का एक फ्लैग, इंडियन फ्लैग लगा के, आर्मी के लोग हैं यहाँ पे, आर्मी के सोल्जर्स हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद नेवी, ये नेवी का एक शिप है और यहां से जैसे आप देख रहे हैं एयरफोर्स भी है, मतलब नेवी एंड एयरफोर्स, ये हेलीपैड, मतलब यहां से हेलीपैड बोल दिया गलती से मैंने, यहां से हमारे प्लेन उड़ रहे हैं एंड ऑल इस तरीके से। तो नेवी में जब आप जाते हो तो कुछ इस तरीके का आपका मतलब शिप होता है, या सिर्फ ऐसे ही नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो नेवी में यहाँ पे मैंने मेंशन करी है कि दिस इज फॉर नेवी। जो बच्चा नेवी में जाना चाहता है उसके लिए क्या है कैटेगरी, एनडीए से जाएगा। लेकिन कैसे जाएगा एनडीए से नेवी में, कैसे जाएगा बच्चों, एनडीए से नेवी में जाने के लिए उसको पहले एक एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, और उस एंट्रेंस एग्जाम में मैथ्स आता ही आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट उस एग्जाम में मैथ्स ही होता है, ठीक है। इसके बाद एयरफोर्स में जाना है तब भी आपको एनडीए का एग्जाम ही क्रैक करना है, उसमें भी मैथ्स इंपॉर्टेंट है। एग्जाम तीनों के लिए, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी,
तीनों के लिए, इन तीनों के लिए एक ही एग्जाम है एनडीए का। आपके पास मैथ्स है या नहीं, अगर मान लो आप लोग आर्ट्स से आए हो, आपने आर्ट्स ले रखी है, ह्यूमैनिटीज ले रखी है और आपके पास मैथ्स नहीं थी, लेकिन जब आप एनडीए का पेपर दोगे तो उसके अंदर आपको मैथ्स का पेपर क्लियर करना ही पड़ेगा। और ये जो मैथ्स होती है ये 10th लेवल की नहीं होती। बच्चे यही गलतफहमी लेके बैठे रहते हैं कि 10th लेवल तक की मैथ्स आती है जितने भी एंट्रेंस एग्जाम में आती है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 11th और 12th के सारे चैप्टर्स होते हैं। 11th के मैथ्स के सारे चैप्टर और 12th के मैथ्स के सारे चैप्टर कंबाइन करके एक एंट्रेंस एग्जाम बनाया होता है। चाहे वो आर्ट्स का बच्चा हो, चाहे वो कॉमर्स का बच्चा हो, चाहे वो साइंस का बच्चा हो, उसको ये पेपर देना ही पड़ेगा और क्लियर करना कंपलसरी है। तो ये हमारी थी डिफेंस की बात कि अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो तो ये ऑप्शन आपके पास है। इसके अलावा डिफेंस में जाने के लिए और भी ऑप्शंस आपके पास होते हैं। ये तो थे ऑफिसर लेवल, मतलब आप डायरेक्ट ऑफिसर एंट्री पे जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप 12th, जैसे ही 12th पास आउट कर जाते हो, लेकिन ये फिर से मैं बता दूं, ये उन्हीं के लिए जिनके पास फिजिक्स एंड मैथ्स है, मतलब नॉन मेड है। मतलब अगर मेडिकल में मैथ्स है तो चलेगा, क्योंकि मेडिकल में आपके पास आ जाता है पीसीएमबी, ये 4 सब्जेक्ट, तो वो तो ये दोनों देख रहे हैं। उसके अलावा आपके पास क्या है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो। अगर आप मेडिकल ले रहे हो पीसीएमबी तो आपके लिए बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप 12th पास आउट हो जाते हो तो फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी मांगता है। तो आज के बाद अगर आपको कोई टीचर आपका बोले ना कि बच्चों क्या बोलते हैं मेडिकल ले लोगे तो आप सारे एग्जाम दे सकते हो, तो बोलना सर ये एग्जाम में नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। कौन सा? ये होता है नेवी एसएसआर डबल ए का एग्जाम। एक एग्जाम होता है नेवी एसएसआर डबल ए और एक होता है एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप एंड एक्स वाई ग्रुप। एक्स वाई ग्रुप मतलब दोनों। बच्चों मेरी बात सुनना ध्यान से। जैसे कि मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं पुलिस का। जो पुलिस में सिपाही की पोस्ट होती है, जो पुलिस में सिपाही की पोस्ट होती है, ऐसे ही नेवी में सेलर की पोस्ट होती है और यहां पर एयरमैन की पोस्ट होती है, ठीक है। मतलब दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट पुलिस, ऐसा कह सकते हैं आप, ठीक है, उनके इक्विवेलेंट है। तो जो भी बच्चा जिसके पास भी फिजिक्स और मैथ्स है वो बच्चा, इसका एग्जाम अलग निकलता है, इसका अलग निकलता है और एनडीए का अलग था। एनडीए आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, यहां पे आप मतलब आप कह लो कि जूनियर लेवल की पोस्ट है, जूनियर लेवल पर आप एग्जाम को क्रैक करने जा रहे हो। एक्स ग्रुप के लिए आपके पास नॉन मेडिकल होनी जरूरी है, मतलब नॉन मेडिकल मतलब फिजिक्स और मैथ्स। वाई ग्रुप कोई भी बच्चा दे सकता है, आइदर वो क्या बोलते हैं साइंस का हो, मेडिकल का, चाहे नॉन मेड का, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, मैटर नहीं करेगा, वाई ग्रुप। और एक्स वाई ग्रुप बोथ भी वही बच्चा दे सकता है जिसके पास नॉन मेडिकल है, क्योंकि इसके अंदर एक्स और वाई दोनों का पेपर होता है मिला के। मतलब नॉन मेड वाला ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, और जो हमारा कॉमर्स वाला या आर्ट्स वाला बच्चा होगा वो सिर्फ ये वाला एग्जाम दे पाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रख लीजिए, अगर आप फाइटर पायलट उड़ाना चाहते हैं, आप एक प्लेन उड़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए वो प्लेन उड़ाने का सफर तभी खत्म हो जाता है जैसे ही आप 10th के बाद नॉन मेडिकल यानी फिजिक्स और मैथ्स को छोड़ देते हो, तो आप कभी भी प्लेन नहीं उड़ा पाओगे, ये आप भूल जाइए, ठीक है। आपके सामने मैंने बता दिया। इसके बाद दैट इज अ सिविल सर्विस, मैंने इसमें बताया आईएएस और आईपीएस। बहुत बच्चे आईएएस और आईपीएस के लिए मुझसे बहुत पूछते हैं कि सर आईएएस और आईपीएस के लिए कैसे बने। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज एंड पुलिस सर्विसेज का एग्जाम होता है। देखिए ये दोनों जो एग्जाम है ये आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, मतलब आपको पहले ग्रेजुएट होना पड़ेगा। अब बच्चों का फिर से क्वेश्चन आके यही अटक जाता है कि ग्रेजुएशन करनी है तो किसमें करनी है। मैं कह रहा हूं कि आप ग्रेजुएट कहीं से भी हुए हो, चाहे आप साइंस से ग्रेजुएट हुए हो, चाहे कॉमर्स से ग्रेजुएट हुए हो, चाहे ह्यूमैनिटीज से, यहां पर कोई भी बाइफर्केशन नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है कि आप साइंस से होने चाहिए, कॉमर्स से होने चाहिए, आर्ट्स से होने चाहिए। आप किसी से भी हो, सिर्फ आपको आपका रिटन एग्जाम निकालना पड़ेगा, रिटन एग्जाम क्रैक करना है। लेकिन वो एग्जाम आप 12th के बाद नहीं दे सकते, 12th के बाद नहीं दे सकते, ग्रेजुएशन के बाद वो एग्जाम देंगे। जब आप ग्रेजुएशन के बाद वो एग्जाम देते हो, मेरी बात को समझ रहे हैं आप, जब वो एग्जाम ग्रेजुएशन के बाद आप देते हो ना, तो जैसे ही आपका रिटन क्लियर हो जाता है, उसके बाद 2 रिटर्न होते हैं, उसमें सी सेट बोलते हैं एक को, और दूसरा मेंस होता है। तो जब वो रिटर्न क्लियर हो जाता है तो उसके लिए आपका जैसे आईएएस आईपीएस में इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू एंड देन ट्रेनिंग, और वो सब के बाद आप लोग एक ऑफिसर बन जाते हो और आपकी पोस्टिंग पूरे इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है। ये नहीं होता कि आपको पर्टिकुलर वही स्टेट मिलेगी जिस स्टेट के आप हो। जैसे अगर आप लोग महाराष्ट्र के हो तो जरूरी नहीं है कि महाराष्ट्र ही मिले, मिल सकता है, चांसेस होते हैं, बट ऐसा नहीं कि मिलेगा, ठीक है।
इसी के अंदर आईपीएस जो होते हैं हमारे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, अगर दिल्ली में बात करूं तो दिल्ली पुलिस में जो एसीपी होता है, आईपीएस जो होता है मतलब जो एसीपी होते हैं हमारे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं, वो बेसिकली आईपीएस क्रैक करके लगे होते हैं, या फिर जो डीसीपी होते हैं, या फिर जो उससे ऊपर पोस्ट जैसे कि एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एनडी, इस तरीके के जो रैंक्स होती हैं, ये सारे हमारे आईपीएस मतलब दे आर द ऑफिसर रैंक, दे आर क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर, ये क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर कहलाते हैं। जो गस्टेड ऑफिसर के बारे में तो आप लोगों को ज्यादा पता ही होगा, लेकिन ये ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम होता है। अब इसके बाद इसके लेवल के बारे में मैं बात नहीं करूंगा कि मुश्किल एग्जाम है, आसान एग्जाम है, लेकिन हाँ मैं बता देता हूं वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है ये एशिया में, बहुत ही बढ़िया लेवल पे, मतलब टफेस्ट एग्जाम की कैटेगरी में आता है आईएएस और आईपीएस का एग्जाम। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए हाँ, उसके बाद हमारे पास सीजीएल जॉब मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे। इससे पहले मैं आपको इंजीनियरिंग की जॉब्स भी बताऊंगा। चलो पहले मैं आपको इंजीनियरिंग की जॉब्स बताता हूं। जैसे आपने 10th के बाद, अभी मैं आपको साइंस, देखिए साइंस जिन्होंने लिए वो देख पा रहे हैं कि उनके पास कितने सारे बाइफर्केशंस हैं, लेकिन जिन्होंने कॉमर्स लिए वो बच्चे अभी तक डिफेंस को छोड़ के, ये तो अभी बता दूंगा ना, डिफेंस को छोड़ के ये वाले एग्जाम तो दे सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन ये वाले एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया जैसे 10th के बाद आप लोगों ने 12th में, अब ये मैं सबके लिए बता रहा हूं, साइंस ली, कॉमर्स ली, आर्ट्स ली, ठीक है, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन अगर आपने साइंस में करी है तो आप साइंस में कर सकते हो यानी बीएससी, फिर आप कॉमर्स में कर सकते हो यानी बीकॉम, और फिर आप ह्यूमैनिटीज में कर सकते हो यानी आर्ट, यानी हम उसे बीए बोलते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती है, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, डजंट मैटर, आपने इसमें करी है ऐसा मान के चलो। ठीक है, तो एक एग्जाम होगा सीडीएस। मान लो आपका एनडीए क्लियर नहीं होता, भगवान ना करे, आप लोगों ने ट्राई किया एनडीए लेकिन आपका क्लियर हो गया, भगवान करे क्लियर हो जाए, बट बाय चांस अगर भगवान ना करे आपको एग्जाम नहीं क्लियर होता एनडीए और आप ऑफिसर लेवल की एंट्री पे ही देना चाहते हो, तो आप सीडीएस एग्जाम दे सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन। सीडीएस में भी फिर 3 चीजें होंगी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, लेकिन इन दोनों फील्ड में जाने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन भी साइंस से होनी कंपलसरी है। लेकिन आर्मी में जाने के लिए आपने तीनों में से कहीं से भी करी हो, आप कर सकते हो, यानी कॉमर्स वालों को पता लग गया वो क्या कर सकते हैं, उनको आफ्टर 12th भी बताऊंगा, अभी अगला मेरा आफ्टर 12th ही है। ठीक है, तो ये एग्जाम होते हैं। देखिए इसके बाद ये लॉयर वाला, ये अभी इस पे आएंगे हम। एसएससी सीजीएल जॉब्स, देखो इसको मैं सीजीएल को हटा देता हूं, ठीक है, मैं एसएससी जॉब्स की बात करता हूं। बच्चों इसमें 2 जॉब्स होती हैं, एक ऑफिसर और एक आप कह लीजिए क्या बोलते हैं इसको हम मतलब क्या बोलते थे इसको यार, मैं एक तो भूलता बहुत हूं, मतलब छोटे लेवल की, छोटे लेवल नहीं बोल सकते यार, इसको बोलेंगे कि ऑफिसर नहीं है, मतलब नॉन ऑफिसर्स, मतलब जैसे कांस्टेबल वगैरह टाइप जो होते हैं, नॉन ऑफिसर, जो ऑफिसर्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये ऑफिसर्स में से आ जाते हैं, मतलब ये पोस्ट जो है, देखिए 2 तरीके के बच्चे एसएससी जॉब्स दे सकते हैं, 12th वाले भी दे सकते हैं और ग्रेजुएशन वाले भी। जब आप ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम देते हो तो क्राइटेरिया लेवल थोड़ा टफ होता है, क्योंकि उसमें आप ऑफिसर एंट्री के लिए जा रहे हो इन सभी जॉब्स में। ठीक है, अगर आप 12th के बाद दे रहे हो तो आप इन सभी जॉब्स में जा सकते हो, लेकिन कहां जाओगे, ऑफिसर में नहीं जाओगे, ऑफिसर से लो पोस्ट रहेगी आपकी थोड़ी, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क वगैरह पोस्ट में रहोगे आप। ठीक है, तो ये वाली जॉब्स के लिए आपके पास चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, तीनों में से कोई भी फील्ड हो, आपको सिर्फ रिटर्न क्लियर करना है। जैसे कि एसएससी में 2 तरीके की जॉब होती है, एक डेस्क जॉब और एक फील्ड जॉब। फील्ड जॉब मतलब छापेमारी वाली, जो हम आसान भाषा में समझे छापा मारना, मतलब जैसे इनकम टैक्स वालों ने रेड कर दी, ठीक है, सीबीआई वालों ने रेड कर दी, इस तरीके की जॉब को हमने फील्ड जॉब का नाम दे दिया, मतलब आसान शब्दों में समझने का तरीका। ठीक है, वैसे सिर्फ यही काम नहीं होता फील्ड जॉब का, और भी बहुत सारी चीजें होती है। डेस्क जॉब मतलब जो क्लेरिकल, जो अपने लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह पर थोड़ा सा डेस्क में ऑफिस के अंदर रहकर काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेस्क जॉब। डेस्क जॉब 2 तरीके की होती है। आप असिस्टेंट, मतलब असिस्टेंट इज लाइक सब इंस्पेक्टर टाइप कह सकते हैं। असिस्टेंट मतलब एक होता है असिस्टेंट, असिस्टेंट से नीचे भी थोड़े से 2-3 पोस्ट होती है। वो जो असिस्टेंट से नीचे 2-3 पोस्ट होती है वो 12th लेवल वाली होती है, और असिस्टेंट या उससे अबव जो होती है दैट इज ग्रेजुएशन लेवल। आईबी, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, विजिलेंस आप लोग जानते ही होंगे, सुना होगा बहुत, छापेमारी करती है विजिलेंस। ठीक है, मतलब कि विजिलेंस का जो मेन काम होता है वो होता है बेसिकली क्या बोलते हैं, जो करप्ट चीजें हो रही है या फिर मतलब सिर्फ यही काम नहीं होता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को कि ये काम भी होते हैं उनके। तो जैसे जो करप्ट लोग होते हैं या
मतलब घूसखोरी चल रही है कहीं पर, इन सब चीजों को देखना और लोग अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो सब MEA, CSS एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। इधर ऑडिटर, अकाउंटेंट, CAG, CGA, CGDA, दीज आर द ऑल जॉब्स ऑफ डेस्क जॉब। इसके बाद फील्ड जॉब में 2 जॉब आती है, एक टैक्स और एक नॉन टैक्स, ठीक है। जैसे कि इनकम टैक्स, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इसमें असिस्टेंट भी होते हैं, इंस्पेक्टर भी होते हैं। सेंट्रल एक्सरसाइज जो हमारे क्या बोलते हैं एयरपोर्ट वगैरह एंड और इन जगहों पर होते हैं। प्रिवेंटिंग ऑफिसर, एग्जामिनर, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। सब इंस्पेक्टर इन CBI, CBI इज नॉट क्राइम ब्रांच, ये क्राइम ब्रांच वाली नहीं है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाली है, ठीक है। क्राइम ब्रांच के लिए आप लोगों को पुलिस से ही जाना होता है, ठीक है, उसके लिए आप पुलिस से जाएंगे, ठीक है। बट ये सारे के सारे एग्जाम आप 12th लेवल के बाद भी दे सकते हो और ग्रेजुएशन होने के बाद भी, लेकिन मैटर नहीं करता आपके पास साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, तीनों में से कुछ भी है। आप रिटर्न क्लियर करो, रिटर्न अगर क्लियर है, आपके मार्क्स अच्छे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नारकोटिक्स ड्रग डिपार्टमेंट होता है। ड्रग डिपार्टमेंट का यही मतलब नहीं है कि आप लोग सोच रहे होंगे अफीम वगैरह अगर कहीं बिक रहा है तो उसकी छापेमारी, मतलब जो मूवीज में देखते हो, ड्रग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, यहाँ पर दवाइयों वगैरह में भी इनका यूज होता है, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड पोस्टल डिपार्टमेंट, दीज ऑल आर द फील्ड जॉब जो SSC के अंदर होती है 12th और ग्रेजुएशन लेवल दोनों पे। इसके बाद हमारे पास जो आती हैं जॉब्स, जैसे कि आप 12th के बाद लॉयर बन सकते हैं, लेकिन लॉयर बनने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको रिटन एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा 12th के बाद। और 12th के बाद मैटर नहीं करता आपके पास चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, तीनों में से कुछ भी हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, तीनों में से कुछ भी हो, आपको एक रिटन एग्जाम क्लियर करना है, क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट इसको बोलते हैं। ये लॉ का एक एग्जाम होता है। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी कराती हैं, और जो लॉयर होते हैं हमारे, वो 2 कैटेगरी के लॉयर होते हैं, एक मतलब गवर्नमेंट लॉयर होते हैं और एक प्राइवेट लॉयर। लेकिन उसके लिए कोई आपको ऐसा नहीं है कि आपने क्लैट क्लियर कर दिया, आप पढ़ रहे हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बात के एक प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। इसके बाद चार्टेड अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट का प्रोफेशन अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास साइंस या कॉमर्स दोनों में से कुछ भी हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए साइंस और कॉमर्स कुछ भी हो, आप चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हो, मैटर नहीं करता, यानी ये आर्ट्स वाला बंदा नहीं दे सकता, ठीक है। अभी क्या करा है इन्होंने, एक और चार्टेड अकाउंटेंट में फील्ड है, अगर आप आर्ट्स से हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेजुएशन नहीं, आर्ट्स से नहीं है, ये वाला नहीं है, नहीं, सॉरी, ठीक है। तो चार्टेड अकाउंटेंट जो है ये 5 साल का, बेसिकली जनरली 5 साल लग जाते हैं इसको करने में, अगर आप हर साल में पेपर निकालते रहो तो। हाँ, 2 साल बाद मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस होती है, उसके बाद एग्जाम होता है, बट इट इज अ वेरी टफ एग्जाम, ये काफी टफ एग्जाम है, ठीक है। बट ये आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो। उसके बाद जैसे एमएनसी में जाने के तरीके सिर्फ इज नॉट अ ग्रेजुएशन, एमएनसी में डिपेंड करता है कि आप किस चीज में जाना चाहते हो। जैसे कि एमएनसी में जाने के लिए आप लोग इंजीनियरिंग, जैसे आप लोग इंजीनियरिंग करते हो, आपने IIT करी, देखो इंजीनियरिंग सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास, मैं दोबारा बताता हूं, जिसके पास या तो PCB है या फिर PCM है। लेकिन अगर आपको IIT में जाना है, ऐसे बहुत, सिर्फ IIT नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, मतलब ये तो गवर्नमेंट ही होगी ना IIT तो, ठीक है। तो जो भी यूनिवर्सिटी है वो PCB या PCM दोनों में से कुछ भी हो, लेकिन आपको रिटन क्लियर करना कंपलसरी है। इंजीनियरिंग में बहुत सारी फील्ड होती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड सो ऑन, ठीक है। और इट इज मतलब आप ऐसा कह सकते हो, ये भी एक फील्ड और डेस्क जॉब, 2 अलग अलग तरीके की होती है, डिपेंड करता है आपने कौन सी वाली इंजीनियरिंग ली हुई है। तो ये मैं चाहूंगा कि जब आप 12th कर लेते हैं, आप जब भी इंजीनियरिंग करने जाओगे, जैसे ज्यादातर लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं बच्चे ज्यादातर, जो मैंने देखे CS वाले ही होते हैं, मैटर नहीं करता आप CS के हो, कहीं के भी हो, ठीक है। मैं जॉब्स पर नहीं जा रहा कि आपकी जॉब कैसी होगी, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं कि आप क्या कर सकते हो, क्या लेके, ठीक है। तो अगर इंजीनियरिंग करने सबको पता है उसके लिए साइंस चाहिए, चाहे मेडिकल हो चाहे नॉन, मैटर नहीं करता। ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वाले इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, अगर वो पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे रहे तो बात अलग है, बट वैसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर ग्रेजुएशन भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसके बाद में आप लोगों से डिस्कशन करूंगा, जैसे कुछ बच्चे बैंकिंग सर्विस के एग्जाम की बात करते हैं कि सर बैंकिंग में कैसे एंटर करें 10th के बाद, तो आपको बैंकिंग वगैरह ये सब चीजों के बारे में जो जानना है, आप CGL मतलब बैंकिंग अगर आपको करना है तो कॉमर्स होना जरूरी नहीं है, साइंस कॉमर्स आर्ट कुछ भी हो आपका चलेगा। तो इससे आपको ये पता लगा कि बेसिकली एक चीज को समझना जरा, ये आप लोगों के लिए फायदेमंद है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे शॉर्ट में, कि आप 10th के बाद 3 फील्ड लेंगे, साइंस मतलब 3 में से कुछ भी लेंगे, कॉमर्स,
एंड ह्यूमैनिटीज, 3 फील्ड आपके पास होंगी। अभी मेरे पास बहुत सारी चीजें छूट गई, जैसे एचएम में छूट गई है मेरा, होटल मैनेजमेंट के बारे में मैंने नहीं बताया है, होटल मैनेजमेंट भी तीनों वाले कर सकते हैं। तो आपके पास जो गवर्नमेंट जॉब्स के मैंने करियर बताए, जो गवर्नमेंट जॉब्स के करियर बताए, उसमें हमने पढ़ा एक तो डिफेंस, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा आईएएस और आईपीएस, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा एसएससी वाला पार्ट, ठीक है। देखिए ऐसे ही इंजीनियरिंग में भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वाले इंजीनियरिंग की जॉब्स होती है, लेकिन डिपेंड करता है, मैं फिर से आपको यही बोलूंगा, डिपेंड करता है कि आप लोग जो इंजीनियरिंग कर रहे हो उसके बाद रिटर्न एग्जाम निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे। अगर आप गवर्नमेंट का रिटर्न एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हो जो गवर्नमेंट ने बना रखा है, तो गवर्नमेंट क्यों लेगी आपको? ऑब्वियसली, मतलब अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको रिटर्न निकालना पड़ेगा। और आपको एक बात बताऊं, मैं एक मैथ्स का टीचर हूं, मुझे पता है कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे दो 90 to 95% एंट्रेंस एग्जाम में मैथमेटिक्स आती है। कुछ बच्चों को पेरेंट्स गलत सलाह, मैं गलत तो नहीं कहूंगा, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को गलत सलाह नहीं देना चाहता, एक्चुअली उन्हें पता नहीं होता। वो करियर काउंसलर्स के पास जाते हैं एंड बोलते हैं कि हमारे बच्चे को समझाओ, वो 10th के बाद साइंस लेना चाहता है बट हमें पता है उतना कैपेबल नहीं है एंड ऑल इस तरीके से। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप करियर काउंसलर्स के पास ना जाके खुद सर्च करें, गूगल पे, यूट्यूब पे आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और वहां पे चेक करें कि जैसे आप लोग को बोल दिया जाता है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, करियर काउंसलर के पास जाओ, आप बोलो कि भाई मेरे को एनडीए देना है, तो मैं तो मैथ्स लेना चाहता हूं लेकिन मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, और वो अगर उसका फायदा होगा करियर काउंसलर वाले का, वो जिस तरीके की जॉब्स कराता होगा आपको, तो वो आपको सीधा सीधा बता देगा कि भाई मैथ्स मत लो, ठीक है। वो आपको ये दिखा देगा कि मैथ्स लेने के नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ नहीं है। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैथ्स फिजिक्स कुछ भी हो, सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, आप पहले रिसर्च करो उसकी। आपको झूठ भी बोल देगा कि एनडीए में 10th लेवल तक का मैथ्स आता है, भाई साहब जो बच्चे आपके बड़े भाई बहन हो ना, उनसे पूछ लेना, वो बता देंगे कि 10th का कुछ नहीं आता मैथ्स में, एनडीए में ना फिजिक्स आती ना केमिस्ट्री आती। ये एक एनडीए का एग्जांपल दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपनी करियर की काउंसलिंग करनी है कि 11th 12th में क्या ले, क्योंकि बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, मैं भी अपने टाइम पे था कि मुझे क्या लेना चाहिए, पर भेड़ चाल के चक्कर में बच्चे नॉन मेडिकल एंड ऑल इस तरीके से चीजें ले लेते हैं, ठीक है। और मैंने भी यही किया था, भेड़ चाल के चक्कर में लिया था, दैट इज अ फैक्ट। मेरा सिर्फ मैथ्स अच्छा था एंड आई एम टीचर राइट नाउ, ओके, मैं मैथ्स का टीचर हूं, आपको पता है यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब ये कि भेड़ चाल ना करें, पहले आप रिसर्च करें, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, सोर्सेज सारे अवेलेबल है। हमारे पास तो इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो आप लोगों के पास सारे सोर्सेज अवेलेबल है। आप कोशिश कीजिए कि यूट्यूब एंड गूगल सर्च कर करके चीजों को निकालें जिस फील्ड में आपको जाना है। देखिए लगता यह है कि यार अभी मतलब आप लोगों के मन में होगा कि मेरे को एयरफोर्स का पायलट बनना है, वो करियर काउंसलर आपको ये दिखा देगा कि तुम आर्ट्स लेके भी बन सकते हो। तो ये चीज मैं बोल रहा हूं बेसिकली, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखें, ये सब चीजों में आपको नहीं आना है, आपको सिर्फ अपने तरीके से काम करना है, ठीक है। उनके फायदे के चक्कर में आपको मतलब जैसे ट्यूशन टीचर्स वगैरह हैं वो सब बता देते, तो ये सब चीजों में नहीं पढ़ना है। आप अपने टारगेट बनाओ, अपनी चीजें करो, मेरा कहने का सिर्फ इतना ही अर्थ है। और जो बच्चे 12th के बाद है, देखो सबसे पहले तो हमारे 10th के बाद थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। ये कंफ्यूजन अगर हम इसको एक 0 to 100 में अगर मार्क्स दे, मान लो 10th के बाद अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है 0 to 100 में, अगर उस बच्चे को लगता है कि मेरे को 70% कंफ्यूज हूं मैं, 70 मेरा हो रहा है साइंस की तरफ एंड 30 मेरा हो रहा है कॉमर्स की तरफ डाइसी, तो 12th में आके ये 100 में से 110% हो जाएगा। और बहुत बच्चे ये भी बोलेंगे सर कैसे मैथ के टीचर हो, 100 में से 110 कैसे हो जाता है? भाई जब 12th कर लोगे ना, गलती से अच्छे नंबर आ गए तो आपके बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो आप और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई मतलब अच्छे, अब बच्चे कहेंगे इसका मतलब अच्छे नंबर लाने नहीं है अपने को, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। आप और भी ज्यादा कंफ्यूज होगी कि एक्चुअली में हमें क्या करना चाहिए, कि समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब हमारे पास नंबर ज्यादा है तो हमारे पास ऑप्शन ज्यादा खुल गए, तो इस वाले में जाऊं, इस वाले में जाऊं, इस वाले में जाऊं, कहां बैटिंग करूं, ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब आपको जैसे आईपीएल में ऑक्शन हुई और ऑक्शन में आपको कई सारी टीमों ने खरीद लिया, जैसे ऐसा होता नहीं है, एक प्लेयर को कई सारी टीमें तो नहीं खरीद सकती, बट ऐसा समझ लीजिए ऑक्शन लगा दी, अब आपके ऊपर है, सबने बिट इक्वल लगाई है, तो अब आपके ऊपर है कि आपको कहां जाना है, ठीक है, ऐसा सीन है यहाँ पे। तो वो बच्चों को थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो मेरे साथ भी 12th में ऐसा हुआ था, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, मैं करूं तो करूं क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ठीक है, करूं तो करूं क्या, बोलूं तो बोलूं क्या, वाह वाह, ठीक है, बाकी छोड़ो कहानी, बाकी तुम समझदार हो। तो उम्मीद मेरी यही है कि मैंने आप लोगों को बताया 10th के बाद आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। अब आप खुद डिसाइड कीजिए, आपको अगर सिविल सर्विसेज में जाना है
तो आपको क्या सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। कुछ बच्चों को बोला जाता है, मैंने बताया अभी भी कि सिविल सर्विसेज में जाने के लिए जरूरी नहीं है कि साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, तीनों में से कुछ भी हो चलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा फायदेमंद, अब बच्चे पूछते हैं सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन सी है, साइंस है, कॉमर्स है या आर्ट्स है, तो मैं बोलूंगा भाई तीनों ही फायदेमंद है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके पीछे रीजन है, जब आप सिविल सर्विसेज का आफ्टर ग्रेजुएशन एग्जाम देते हो, जब एग्जाम देने के लिए आप जाते हो, तो इस एग्जाम में आपसे पूछता है, आपके पास सब्जेक्ट होते हैं बहुत सारे, वो सब्जेक्ट में से आपको चूज करने होते हैं किन किन सब्जेक्ट का आप पेपर देना चाहते हो। उसमें कुछ साइंस के सब्जेक्ट भी होते हैं और कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट भी होते हैं। अब आपके ऊपर होता है कि आप कौन कौन से एग्जाम देना चाहते हो। हाँ, ऑब्वियसली जिस बच्चे का फिजिक्स अच्छा हो फिजिक्स उठाएगा, जिसका पोल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी अच्छा हो वही सब उठाएगा, लेकिन एक्चुअल में फिजिक्स का लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो इसलिए जनरली बच्चे फिजिक्स और मैथ्स को ऑप्ट नहीं करते हैं। जो आप लोग सुनते होंगे आपके भाई बहन अगर तैयारी कर रहे हैं बड़े, तो वो क्यों नहीं लिया उन्होंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जबकि वो तो साइंस से थे, उन्होंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो लेवल बहुत हाई हो जाता है आफ्टर द ग्रेजुएशन। मतलब एक लेवल जो है वो 11th-12th का भी नहीं रहता, बहुत तगड़े पे अलग एक्सट्रीम चला जाता है। ठीक है, इसके बाद अभी हमने काफी जॉब्स है ऐसी जो डिस्कस नहीं कर पाया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार हम डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिए हुए टेलीग्राम लिंक पर आप जुड़ सकते हो और हमारे साथ फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस दोनों आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, उस पर मैं लिंक डाल दिया करूंगा, PD14 कोड लगा लो, अगर कोई बच्चा प्लस पर आना चाहता है उसको 10% ऑफ मिल जाएगा। मैं इस टाइम पर MHSSC क्लास 10th और 9th में पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग वहां पर मेरे साथ अगर 10th और 9th के बच्चे हैं तो जुड़ सकते हैं। मैं बोलूंगा अगर कोई MHSSC में एक बहुत ही प्यारी चीज लेकर आ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए MHSSC में, कि मैं आप लोगों को 25 जनवरी से एक बहुत ही बढ़िया कोर्स लेकर आऊंगा, 25 जनवरी से 25 फरवरी तक। इसमें मैंने टोटल 350 से 400 क्वेश्चन कराने पूरी 10th को और पूरी 9th को, 350-400 क्वेश्चन। इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये अगर आप लोग चाहते हो ये क्वेश्चन अटेंड करना, बट ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्लस पर होंगे, तो आप प्लस पर आ जाओ, प्लस बोले तो पेड क्लासेस में। उस पे आने के लिए PD14 कोड अप्लाई कर दो। अगर कोई डिस्कशन करना हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ, उस पर जुड़ के आप लोग डिस्कस कर सकते हैं और मिल सकते हैं मुझसे। तो मिलते हैं आप लोगों से क्लासेस में। उम्मीद करूंगा आप लोगों को जो मैंने इंफॉर्मेशन दी वो सही थी। अगर कुछ आप लोगों को लगे कि कुछ रह गया मेरे से, तो आप डिस्कस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे जुड़ के आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा अगर मैं टाइम पे मैसेज देख लिया तो। ठीक है, जितना ज्यादा, क्योंकि यार बहुत बच्चे रिप्लाई करते हैं, मैं मैसेज नहीं कर पाता। तो मिलते हैं आप लोगों से क्लासेस में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।